खबर के साथ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार स्पेशल सेशन बुलाएगी। एक दिन का ये स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा जिसमें महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा होगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये खबर सामने आई है कि हरियाणा सरकार विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएगी। विशेष सत्र ये बुलाया जाएगा। महिला आरक्षण बिल गिरने पर इसके विरोध में निंदा प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा। कल हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक है और इस कैबिनेट की मीटिंग में सेशन की तारीख पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधानसभा सेशन का विशेष सत्र जो है वो बुलाया जा सकता है विधानसभा का, और यह महिला आरक्षण बिल को लेकर बुलाया जाएगा। जिस तरह से बिल गिरा है उसके बाद निंदा प्रस्ताव इसमें पारित किया जा सकता है। बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। ये खबर सामने आ रही है कि कल कैबिनेट की जो बैठक है उस बैठक में स्पेशल सेशन की तारीख पर मुहर लग सकती है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अंकित, स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है विधानसभा का महिला आरक्षण बिल को लेकर, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से महिला आरक्षण का बिल संसद के अंदर गिरा उसके बाद भाजपा लगातार आक्रामक है और हर जगह जा जा करके प्रेस वार्ताएं की जा रही है। लोगों को, महिलाओं को बताया जा रहा है कि किस तरह से विपक्ष ने साथ नहीं दिया और विपक्ष ने साथ नहीं दिया, इस वजह से महिलाओं को काफी चोट पहुंची है। और उसीलिए अब भाजपा शासित जो प्रदेश है उन प्रदेशों के अंदर एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके और निंदा प्रस्ताव पास करवाने की ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में है। और इसी के तहत अब हरियाणा में भी एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। और कल जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, गुरुग्राम के अंदर कैबिनेट की बैठक रखी गई है, उसके अंदर सत्र की तारीखों पर मोहर भी लगती हुई नजर आएगी। जी अंकित, जो कैबिनेट की बैठक है कल गुरुग्राम में रखी गई है, स्पेशल सेशन के अलावा और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? बिल्कुल, कई अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दा जो है वो यही है स्पेशल सेशन बुलाने का। तो ये स्पेशल सेशन इसी महीने के अंदर बुलाया जाता है या अगले महीने में बुलाया जाता है। तो वो जल्दी से जल्दी स्पेशल सेशन बुला करके और निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और विपक्ष हालांकि उसमें सरकार को घेरने का काम जरूर करेगा, लेकिन सत्ता पक्ष भी पूरी ताकत के साथ और पूरी तैयारी के साथ विपक्ष को जिस तरह से सदन के अंदर घेरा, वैसे ही हरियाणा की विधानसभा के अंदर भी घेरने का काम करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो एक दिन का स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया जा सकता है और कल बैठक में फैसला होगा कि किस तारीख को ये सेशन बुलाया जाएगा। तो इस मामले में एक वीडियो और सामने आया है। हिसार सीआईए इंचार्ज के खिलाफ एक महिला अब सामने आई है जिसने गंभीर इल्जाम सीआईए इंचार्ज पर लगाए हैं। फतेहाबाद के बाद अब हिसार की महिला है जिसने गंभीर इल्जाम लगाए और कहा कि इंस्पेक्टर पर हत्या और उगाही का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे पति को जेल जाकर धमकाया गया, पवन की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। जो सीआईए इंचार्ज हैं, इसके साथ ही न्याय के लिए 3 साल से कोर्ट के चक्कर काट रही हूं, ऐसा महिला का कहना है। सीआईए इंचार्ज सहित 7 पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। सीआईए इंचार्ज से महिला ने बताया जान का खतरा, कि उसे जान का खतरा है। इंस्पेक्टर पवन कुमार ने सभी आरोपों को फिलहाल बेबुनियाद बताया और कहा कि इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। तो वहीं दुष्यंत चौटाला हिसार में महापंचायत करेंगे। 27 अप्रैल को हिसार में छात्र हित महापंचायत होगी। पंचकुला में जेजेपी ने पार्टी मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया। इसके साथ ही उन्होंने एक और यहां पर बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जब उन्होंने डीजीपी से बात की तो डीजीपी ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। यहां पर वो अपने फोन को दिखाते हुए डीजीपी को कॉल करते भी नजर आए थे। गंभीर इल्जाम लगाए। कहते हैं कि सरकार का डर नहीं है। 6 साथियों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया। यूनिवर्सिटी जो है वो राजनीतिक पार्टी का अड्डा बन चुकी है। 17 अप्रैल को सीआईए इंचार्ज से ये विवाद हुआ था और इसी को लेकर दुष्यंत चौटाला ने अब ये गंभीर इल्जाम लगाए हैं। इसके साथ ही महापंचायत का ऐलान किया है। कॉल करी और आपको हैरानी होगी, कल मैंने उनको मैसेज भेजा कि गुड इवनिंग जी, आई ट्राइड कॉलिंग यू फॉर लास्ट 3 days. Unfortunately, you are too busy to take calls or even have the courtesy to revert back. Let me know the best time to speak to you regarding my complaint. और आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं,
डीजी साहब ने ब्लॉक कर दिया। आज प्रदेश के अंदर सिटीजन्स का ब्यूरोक्रेसी से बात करने का तो अधिकार होगा, या ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री के कंट्रोल से बाहर होगी, या प्रदेश को ऐसे डीजीपी मिल गए जो जब कोई इस तरह के घटनाक्रम हो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इससे तो कपूर साहब भी बेहतर थे, फोन तो उठा लेते थे। मैं तो उम्मीद रखता था कि नए जोश के साथ कुछ ना कुछ प्रदेश को मिलेगा, मगर इस तरीके से कतराना और बात करने से डरना और फिर नंबर ब्लॉक कर देना, ये तो सैनी साहब आपकी टीम की कमजोरी है। तो वहीं आज से प्रदेश में निकाय चुनावों के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जा सकता है। कांग्रेस 3 निगमों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, वहीं बीजेपी का पैनल भी फाइनल है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो बीजेपी है वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। 25 अप्रैल तक हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, हरियाणा में किस तरह से देखते हैं, निकाय चुनाव छिड़ चुके हैं और आज से नामांकन भी शुरू हो चुके हैं, कैसे देखते हैं? 3 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषद पालिका में चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारे लोग नीचे ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। पार्टी निशान पर लड़ रही है, पहले भी निशान पर लड़ती रही है, तो क्या लगता है कि पहले जीत नहीं मिली थी, अब की बार कुछ अच्छा कर सकते हैं? देखो, समय समय पर बदलाव आता है और अब लोग इस सरकार से, चाहे राज्य की सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, और आप लोकल लेवल पर अगर देखें तो इतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। किसी भी आप नगर चाहे निगम में जाएं, परिषद में जाएं, नगर पालिका में जाएं, जहां भी देखें, जो परत आप उठाएंगे हर जगह स्कैम ही स्कैम आपको नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी तक उम्मीदवार भी अपने घोषित नहीं कर पाई है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सब उम्मीदवारों का घोषणा कर दी। बिल्कुल, ये भाजपा जो अपने आप को कहती थी पार्टी विद अ डिफरेंस, अब पता चल रहा है इनको। मैम, क्रॉस वोटिंग के मामले को कैसे देखते हैं कि पार्टी ने 5 विधायक हैं उनको निलंबित कर दिया, हालांकि 2 विधायक जो हैं उनका आपके साथ नाम जुड़ता है, तो वो लगातार ये कहते हैं कि हमें इसी वजह से निलंबित किया गया है क्योंकि हम कुमारी शैलजा के समर्थक हैं। अब देखो, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, लेकिन अब क्या हुआ, कैसे क्या हालात हुए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। सबने अपनी बात वहाँ पर कही है और पार्टी ने फैसला लिया है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे 37 MLA होते हुए हमें वोट केवल 28 मिले। ये तो एक बहुत बड़े दुख की बात है। जो रेणु बाला हैं या शैली चौधरी लगातार ये कह रही हैं कि हम कुमारी शैलजा से भी गुहार लगाएंगे कि हमें गलत तरीके से सस्पेंड किया गया है, हमने वोट कांग्रेस पार्टी को दिया। हाँ, तो फिर पार्टी हाईकमांड देखे इस चीज़ को। क्या मानते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी लग रही है आपको कि इस वजह से और सस्पेंड कर दिया गया? 4 जो विधायक थे, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ही। भाजपा ने पहले भी प्रयास किया इस तरह से। तो भाजपा तो हमेशा कोशिश करती है, चाहे सिटिंग MLAs हों, आप एक प्रदेश में देखो, दूसरे में देखो, भाजपा की हमेशा ये नीति रही है हर राज्य में। एक जिस तरह से विधानसभा का सत्र, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी नारी अधिनियम बिल जो गिर गया संसद के अंदर, अब हर बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर सेशन बुलाया जा रहा है। कुछ नहीं है, राजनीति कर रही है भाजपा। और इस पर आप ये बता दीजिए, अब जो इतना बड़ा ये दिखा रहे हैं, देश में बवाल उठा रहे हैं, ये तो आरक्षण बिल तो पारित हुआ पड़ा था, क्यों नहीं इन्होंने लागू किया? अब क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई? 23 में हुआ ना, पारित हुआ, 23 से अब तक 26 तक क्या भाजपा सो रही थी? महिला के अधिकार का क्या हुआ था तब? क्यों नहीं देना चाह रहे थे वो अधिकार? 543 पर क्यों नहीं दिया? और अब जब नया सेंसस आ गया तो सेंसस को आने दीजिए, उसकी फाइंडिंग आने दीजिए। किसने विरोध किया है महिला आरक्षण का? महिला आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी भाजपा ही है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जिस दिन बिल गिरा उस दिन कांग्रेस के नेता हंसी टिटोली कर रहे थे। इनके कहने को छोड़ो ना, इनका तो रोज देख लीजिए, रोज ड्रामा करती है भाजपा। तो महिलाओं के नाम पर, महिलाओं के पल्लू के पीछे छिप रहे हैं अब अपने असलियत छुपाने के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ थी और उनका यही कहना है कि निकाय चुनाव हो तो वो वहाँ
कांग्रेस अच्छा करेगी अब की बार, पिछली जो गलतियां हैं उनसे सीखती है। वहीं अगर बात की जाए क्रॉस वोटिंग की, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। और वहीं नारी अधिनियम जो बिल गिरा है उसमें यही कहना है कि बीजेपी केवल राजनीति कर रही है और इसी वजह से ये केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुधानी। तो कुमारी सैलजा ने साफ साफ नारी अधिनियम बिल पर बीजेपी को ड्रामेबाज कहा है और कहा है कि जो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा वो सिर्फ नारी अधिनियम जो बिल था जो गिर गया है उस पर बीजेपी के ड्रामा है। इसके साथ ही घड़ियाली आंसू बहाने वाला बीजेपी को बताया है कुमारी सैलजा ने। निकाय चुनावों पर भी उन्होंने साफ कहा है कि वो अपने उम्मीदवारों को खड़े कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो उनका प्रत्याशी जो है चुनाव जीतेगा। तो 13 मई को हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, 10 मई को इसके लिए वोटिंग होगी। पंजाब बेअदबी कानून का हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष ने स्वागत किया और कहा कि ऐसा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। कानून को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही जल्द ही वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर वो बेअदबी विरोधी कानून को पूरे देश में लागू करवाने की बात कहेंगे। इसके साथ ही जगदीश सिंह झींडा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है जिसमें बेअदबी विरोधी कानून को हरियाणा में भी लागू करने की मांग की है। कि ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤੇ ਕਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। इस करके हरियाणा सरकार को मांग की है लैटर द्वारा कि सख्त तो सख्त कानून जो पंजाब में लिया गया हरियाणे दे विच भी विधान सभा विच लिया रहे ताकि हरियाणे दे विच भी जिहड़े साडे गुरु साहिबान ने या सिख कम्युनिटी सिक्योर रह सके ते शरारती तत्वों नूं इहो जिहा मौका ना मिल सके कि किते भी गुरु घर दे विच जाके गुरु घर विच बेअदबी करन। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मौसम की, गर्मी के मिजाज की जिसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। पंजाब हरियाणा में आज से हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4-5 दिन तक लू चलने की संभावना जताई गई है। 25 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक 45 डिग्री से पार तापमान जाने की उम्मीद जताई जा रही है, संभावना है। वहीं अप्रैल में ही 42 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कई जगह पर पहुंच चुका है। हरियाणा का नारनौल 42 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। वहीं पंजाब में भटिंडा 41 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा और इसको लेकर अब लू की संभावना भी जताई गई है। अगले 4 से 5 दिन लू चलेगी ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो उधर झज्जर में खेतों में भीषण आग लग गई। गांव बिलधाना में 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। वहीं प्रशासन ने प्रभावित फसल का आंकलन भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही किसानों को मुआवजा देने की बात भी की जा रही है। यमुनानगर के छछरौली बाजार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ा एक्शन लिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बाजार के दोनों ओर पीले पंजे चले, बुलडोजर चलाए गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों और स्थानीय लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि प्रशासन केवल अतिक्रमण हटाने के समय ही सक्रिय होता है, जबकि जब बाजार की सड़कों में एक हफ्ते तक बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है तब कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता। हालांकि प्रशासन ने जो है अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए जो भी अतिक्रमण किया गया था उस पर बुलडोजर एक्शन जारी रखा।
आरटीआई लगाई जो इतना इन दिक्कतों के पीछे हो रहा, उसने खुद सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा, उसकी कोई आरटीआई नहीं लगी और ना कोई उसको देखने वाला है। सबको पता है, ये बात सबको पता है, नाम लेने से कुछ नहीं होता। जो लोग दूसरे की तकलीफ में देखते हैं वो खुद सरकारी जमीन दबाए बैठे हैं और यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा खड़ा होता है। पीडब्ल्यूडी ने जो सड़क बनाई, इसका पूरी जो है ना वो इसकी निकासी नहीं है पानी की, और पानी जो है यहाँ पर बरसात के बाद एक हफ्ते तक खत्म नहीं होता। ऐसा जी जो हो रहा है ठीक है, हमारा कहने का मतलब है ये कार्रवाई हुई तो पानी का भी इलाज होना चाहिए, ठीक है ना जी, पानी की भी सफाई होनी चाहिए, ठीक है ना जी, बस और कोई बात नहीं है जी। पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे? हाँ जी, पानी इकट्ठा होता है। तो अभी जानकारी दी है आपने? हाँ जी है, जानकारी सबको दे रखी जी, सारे महकमों पे जानकारी है जी, वीडियो साहब पे भी है, सब पे है जी जानकारी। सब जाना जी पानी के बारे में कह रहे जी हम तो मेन, ये तो कोई नहीं जो जिसने आरटीआई लगाई ठीक है जी, अपना अच्छी बात है। ये पीडब्ल्यूडी B&R के द्वारा जो इनका रोड है ML वर्मा चौक से गनौली गेट तक का, उसकी कब्जा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे और पुलिस फोर्स के साथ ये कब्जा कार्रवाई करवाने के लिए एसडीओ जो पब्लिक पीडब्ल्यूडी B&R का है गिरीश कुमार, उनके साथ आया था और ये कब्जा कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से करवाई जा रही है। इस कार्रवाई में बस ये पीडब्ल्यूडी B&R विभाग ही है, उनकी सड़क के ऊपर जो लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखे थे उन्हीं कब्जों को जो एसडीओ है वो हटवा रहा है और पुलिस फोर्स भी मौजूद है। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे ये कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से करवा रही हूँ। तो वहीं प्रदेश में फ्लड रिव्यू को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसके बाद सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि इस बार कमियों को दूर कर व्यवस्थाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है और फ्लड कंट्रोल कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। पंचायत स्तर से लेकर विभागीय निगरानी और विजिलेंस तक 3 स्तरों पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही नहरों की डीसिल्टिंग पर और पशुओं के पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम भी किया जा रहा है। वक्त ये टाइम होता है, ये सारे की सारे ये जो फ्लड को लेके जितने भी काम करे गए थे पिछले साल, तो काफी हद तक जमीन पर लोगों को एक अंतर दिखा पिछले समय से, और पिछली बार जो कमियां रही हैं जो हमारे सामने आई हैं, यही हमारी इस बारी यही एक लक्ष्य रहा है कि वो कमियां भी किसी भी तरीके से इस बारी ना आए। तो हमने एक जो कल मैंने ये जो मीटिंग ली है और सारे की सारे जो एससीज थे वो सारे की सारे वीसी के थ्रू जुड़े हुए थे और सारे अधिकारी गण यहाँ पे हमारे कैंप ऑफिस में बैठ के सारा हमने इसकी समीक्षा ली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्वालिटी जो काम जो है, जो जितने काम होंगे उसकी क्वालिटी में किसी भी तरीके से समझौता नहीं मैं एक्सेप्ट करूंगी। और उसका मॉनिटरिंग के लिए हमने जो काम होगा 3 हमने लेवल की उसमें समीक्षा लेने की उसकी प्रक्रिया हमने जारी करी है, जहां पे पंचायतें लिखत में देंगी कि काम हो गया है उनके सिग्नेचर के साथ। फिर हमारा खुद का जो विभाग है एक्सीएन और एससी के लेवल पे वो पूर्ण रूप से इस काम की मॉनिटरिंग करेंगे, और 3rd लेवल पे जो डीसीज हैं वो भी इसको जमीन पे देखेंगे कि ये काम पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से हो रहा है, हो चुका है और क्वालिटी में किसी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। और इसके अलावा जो हमारी जो विजिलेंस का जो विंग है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, वो बहुत एक्टिवली देखेगा सारी जगह जो सैंपलिंग है, सारे जो इंस्पेक्शंस हैं जो अचानक होंगे, और जो हम एक और इसके अलावा विजिलेंस के अलावा हमने एक कमेटी ऑफिसर्स की गठित करी है, वो भी ये काम करेंगे। जो विजिलेंस अलग से लगेगा और ये ऑफिसर्स की टीम अलग से लगेंगे। जहाँ तक उनका सवाल है, अब पंजाब के अंदर इलेक्शन है तो वो खाली आई बॉल्स ग्रैब करने का सारा काम जो है वो करने में बहुत माहिर हैं। हमने तो दिल्ली में उन्हें देखा है, तो वही पंजाब में अब होने जा रहा है। तो फिर नेचुरली ये सारी जो है वो कहते हैं ना उछल कूद हो रही है कि किसी तरह से जो है लोगों के जहन में रहें। लेकिन दिल्ली के अंदर लोगों ने दिखा दिया उनको कि उन्होंने जिस नाम से वोट मांगी थी 10 साल उनको दिए और खुलकर दिए,
और जो दिल्ली का हाल उन्होंने करा वो बड़ा दुर्भाग्य की बात। आरोप लगाने में कांग्रेस सबसे अव्वल है, क्योंकि जब धरातल पर कुछ रहता नहीं तब तो आरोप लगेंगे ही। कल ही मैं देख रही थी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब आई थी, हिमाचल के अंदर इनके 72 ब्लॉक्स हैं, कांग्रेस के 72 ब्लॉक्स के अंदर एक भी महिला को जो है ब्लॉक प्रधान नहीं बनाया गया। तो आप ये बताइए, ये जो है इनके आरोपों का की क्या बात है? जहां तक महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन है, यही तो मैं कह रही हूं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, सारे के सारे अगर 33% होगा तो अनिवार्य बनेगा कि सबको देना पड़ेगा। 22 अप्रैल 2026 को पहलगाम हमले की पहली बरसी है, जिसको लेकर शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता उनकी याद में उनका दर्द छलका और कहा कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। 22 अप्रैल 2025 की वो खबर उनकी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट गई। उससे पहले की जिंदगी और उसके बाद की जिंदगी में उतना ही फर्क है जितना अर्श और फर्श में होता है। पहले जीवन में सुकून और संतोष था, लेकिन अब हर पल एक भारी बोझ जैसा लगता है। अब 22 तारीख को जब मैंने ये बुरी खबर सुनी, मेरे पास इतला आई, उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की, तो जैसे अर्श और फर्श में फ़र्क होता है वो वाला काम है इसमें। उससे पहले निश्चिंत थे हम ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में खुश थे और सब भगवान की कृपा से सब ठीक था। पर लेकिन वो सैड न्यूज़ और बैड न्यूज़ सुनने के बाद इतना अंतर होगा कि भाई जैसे कहते हैं ना, पैर पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, वो तो बहुत छोटा है। जैसे प्रलय के बारे में हम पढ़ते हैं अपने धार्मिक ग्रंथों में, जहाँ समुद्र था वहाँ तो भाई पहाड़ हो गए, जहाँ पहाड़ थे वहाँ उतने गहरे समुद्र हो गए। तो ज़िंदगी में इतना अंतर आ चुका है कि पहले कैसे मतलब स्मूथ थी लाइफ, और उसके बाद क्या है कि पल काटना मुश्किल हो जाता है इस दुख के साथ। और बीइंग मतलब हेड ऑफ फैमिली होते हुए अपने बूढ़े पेरेंट्स को संभालना, बच्ची को संभालना, अपनी वाइफ को संभालना, ये मेरे लिए और भी टफ है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।